मैं आशुतोष शर्मा आर्य क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सब क्लास 12 के चैप्टर 1 जो अध्याय 1 है संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के बारे में हम लोग ये जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी यहाँ पर आपके पास जो है सॉल्यूशन कुछ जो होंगे उसको उपलब्ध कराएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन पढ़ने से पहले देखिए, जिस प्रकार हमें किसी भी कक्षा का जो पहला चैप्टर है वो पढ़ने से पहले अगर हम संख्या पढ़ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संख्याओं को जानना आपके पास इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम संख्या को देखिए संख्या की यदि बात करें कि संख्या क्या होता है, हमने बताया भी था, एक वीडियो आपके पास हाई स्कूल का डाला गया था, उसमें भी संख्या के बारे में बताया गया है। संख्या क्या होती है उसको समझते हैं। वस्तुएं जिनकी सहायता से हम गिन सकते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। वस्तुएं जिनकी सहायता से हम गिन सकते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। वस्तुएं जिनकी सहायता से हम गिन सकते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। अब संख्या के जो प्रकार होंगे तो पहला प्रकार संख्या का होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है उसके बारे में देखिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्रकृति में पाई जाने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्रकृति में पाई जाने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर जो आपके पास होता है वो होता है 1 से लेकर अनंत तो जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर जो अनंत तक संख्याएं होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद दूसरा आपके पास आता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है कि प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो लगा दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो लगा दिया जाए तो उससे बनने वाली जो संख्या होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं और उसे हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो लगा दे तो उससे बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या होगी और उसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड आपके पास आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि यदि धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को एक साथ यदि मिला दिया जाए तो उससे बनने वाली संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। उससे बनने वाली संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे I अथवा Z से प्रदर्शित करते हैं। इसे I अथवा Z से, इसे अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं और इसे I अथवा Z से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या क्या होती है कि गणित में पाई जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? R से प्रदर्शित करते हैं। गणित में पाई जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। एक परिमेय होता है और दूसरा अपरिमेय। इससे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सकें और q is not equal to 0, मतलब q 0 के बराबर न हो। ऐसी संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर या q is not equal to 0 अर्थात q 0 के बराबर न हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और इसे हम q से प्रदर्शित करते हैं। इससे q से, और q बराबर जो संख्या होगी जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 2/5 हो गया, 2/4 हो गया, 1/3 हो गया, कोई भी संख्या ये परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या
ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में न ले सके, अर्थात p बाई क्यू के रूप में लिखें और q इक्वल टू 0 हो जाए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि ये परिमेय संख्या आपके पास क्या हो जाएगी, जैसे रूट में 3, रूट में 2 और पाई, यह सभी अपरिमेय संख्या है। तो इतना हमें पढ़ना था, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय, यह संख्याओं के बारे में था। अभी तक हम चैप्टर पर आए नहीं हैं। यहाँ पर चैप्टर आने से पहले हमने केवल संख्याओं के बारे में पढ़ा कि संख्या क्या होती है, वस्तुएं जिनकी सहायता से हम गिन सकते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय। अब हम आपके चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर पर देखिए, आने से पहले हम देखते क्या है, सबसे पहले संबंध। संबंध क्या होता है? संबंध की यदि बात की जाए कि संबंध क्या होता है, तो जब दो वस्तुएं परस्पर एक साथ जुड़ती हैं तो उनके बीच एक अनभिज्ञेय कड़ी होती है, अर्थात न दिखाई देने वाली जो कड़ी होती है उसे हम संबंध कहते हैं। जब दो वस्तुएं परस्पर जुड़ती हैं तो उनके बीच अनभिज्ञेय कड़ी होती है, अर्थात न दिखाई देने वाली एक कड़ी होती है जिसे हम संबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का अर्थात किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध दिखाया, बताया जा रहा है कि यह उसका भाई है, लेकिन उसमें कुछ कड़ी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन केवल बताकर अर्थात उसको संबोधित करके कहा जा रहा है, उसे हम संबंध क्या कहते हैं, संबंध। तो वैसे ही वस्तुएं जब एक साथ, दो वस्तुएं एक साथ जब संबंधित होती हैं तो उनके बीच जो दिखाई न देने वाली जो कड़ी होती है उसे ही हम संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। तो जब दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है तो उसके बीच दिखाई न देने वाली कड़ी, दिखाई न, सरल भाषा में लिखा है, दिखाई न देने वाली कड़ी संबंध कहलाती है। संबंध कहलाती है। क्या कहलाती है? संबंध कहलाती है। संबंध में जो प्रकार की चर्चा की जाए तो पहला आपके पास है रिक्त संबंध। क्या है? रिक्त संबंध। संबंध के अगर प्रकार की चर्चा की जाए तो पहला संबंध है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध होता क्या है कि जब दो वस्तुएं परस्पर संबंधित हो और उनके बीच कोई भी संबंध आपस में न मिले, कोई भी संबंध आपस में न मिले, उसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। जब दो वस्तुएं परस्पर संबंधित हों और उनमें कोई भी संबंध आपस में न मिले, उसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। जब दो वस्तुएं आपस में संबंधित हो, आपस में संबंधित हो और उसमें कोई कड़ी आपस में न मिले, कोई कड़ी आपस में न मिले, उसे रिक्त संबंध कहते हैं। उसे रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे अगर कोई संबंध है और आपके पास वह उसमें कोई संबंध न मिले तो यह हो जाएगा आर संबंध रखता है 5 आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी संबंध इसमें नहीं मिल रहा है। दूसरा
सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक द्वितीय संबंध क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध होता है जब दो वस्तुएं आपस में संबंधित हो और उसमें कुछ न कुछ अवश्य मिले, अर्थात उसमें दो वस्तुओं के बीच में जो कड़ी हो कुछ न कुछ उसमें अवश्य मिले, उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध कहेंगे? सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो जब दो वस्तुएं आपस में संबंधित हो, जब दो वस्तुएं आपस में संबंधित हो और उसमें कोई न कोई कड़ी अवश्य मिले, कड़ी अवश्य मिले, उसे कोई न कोई कड़ी अवश्य मिले, उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। इसे जैसे अगर संबंध करेंगे तो आर संबंध रखा है ए से, और यहाँ पर हो जाएगा ए क्रॉस ए संबंध रखा है किससे? आर से। तो यह आपके पास हो जाएगा कि ए और ए दोनों संबंध रखते हैं से आर से। आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर नहीं, आर का मतलब यहाँ पर रिलेशन होगा। क्या होगा? कि आर का मतलब आपके पास यहाँ पर रिलेशन होगा। रिलेशन का तात्पर्य है कि किसी न किसी के साथ संबंध। ठीक, तो यह था आपके पास संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? कि संख्या के बारे में पढ़ने के पश्चात हमने पढ़ा रिक्त संबंध, फिर सार्वत्रिक संबंध के बारे में। आइए फिर देखते हैं संबंध के बाद आपके पास इंपॉर्टेंट है तुल्यता संबंध। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं तुल्यता संबंध के बारे में। जो तुल्यता संबंध है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है। एक्सरसाइज जो 1.1 है वो आपके पास जो तुल्यता संबंध है उसी के बारे में बताएगा। एक्सरसाइज 1.1 तुल्यता संबंध के बारे में ही पूरा डिस्क्राइब किया गया है। आइए देखते हैं तुल्यता संबंध। देखिए तुल्यता संबंध, तीसरा आपके पास जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध में सबसे पहले आता है स्वतुल्य। क्या आता है? स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि जब कभी भी जब कोई वस्तु, जब कोई एक्स वस्तु, जब कोई यक्ष वस्तु क्या हो कि यक्ष वस्तु संबंध रखे किसी ए से, मतलब मान लीजिए किसी संख्या ए से संबंध रखे और यक्ष कामा यक्ष दोनों संबंध रखे आर से, यक्ष कामा यक्ष संबंध रखे किससे? आर से, तो वह स्वतुल्य संबंध होता है। क्या होता है? स्वतुल्य संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध होता है। देखिएगा फिर से, जैसे मान लीजिए कोई यक्ष कोई वस्तु है और वह क्या करे किसी ए से संबंध रखती हो, तो वहां पर जो यक्ष कामा यक्ष हो वह आर से संबंध रखे, आर का मतलब रिलेशन से संबंध रखे, तो वह स्वतुल्य संबंध हो जाता है और संबंध स्वतुल्य संबंध हो जाता है। दूसरा आपके पास आता है सममित संबंध। सममित संबंध, अब इसी को देखते हैं कि जब कभी भी दो वस्तुएं, जब कोई दो वस्तु x1 व x2 हो
और x1 कामा x2 दोनों संबंध रखे a से। x1 और x2 किससे संबंध रखे? a से संबंध रखे। और x1 कामा x2 आपके पास r से संबंध रखे और दूसरा x2 कामा x1 भी r से संबंध रखे, तो वह हो जाता है सममित संबंध। कौन सा संबंध? सममित संबंध कहलाता है या सममित संबंध होता है। तीसरा आपके पास होता है संक्रामक। संक्रामक के लिए देखिए क्या होता है, संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए क्या होता है कि जब कभी भी तीन वस्तुएं, जब कभी या जब कोई तीन वस्तु x1 x2 व x3 हो और वह x1 कामा x2 कामा x3 तीनों संबंध रखे a से, और वहां पर हो क्या कि x1 कामा x2 संबंध रखे r से, x2 कामा x3 संबंध रखे r से, और लास्ट में x1 कामा x3 संबंध रखे r से, तो वह हो जाता है संक्रामक संबंध। कौन कौन से संबंध? संक्रामक संबंध होता है। और यदि यह तीनों संबंध होंगे तो वह तुल्यता संबंध होगा। यदि वह तीनों संबंध हो जाएंगे तो वह तुल्यता संबंध होता है। तो इसमें देखिए आपके पास स्वतुल्य, जो समान के साथ तुलना हो वह स्वतुल्य, जो सममित है, जब दो वस्तुएं आपस में सममित हो, x1 x2 के सममित हो और x2 x1 के सममित हो, तो वह हो जाएगा r से संबंध है तो सममित संबंध। संक्रामक संबंध जब x1 x2 से संबंध रखता हो, x2 x3 से और x1 भी x3 से संबंध रखता हो, तो वह संक्रामक संबंध हो जाता है। तो यह था आपके पास क्या संबंध के प्रकार के बारे में, और संबंध के प्रकार के बारे में हमने इसको देख लिया। तो एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। देखते हैं पहले क्वेश्चंस क्या है। एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास दिया गया कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। समुच्चय a बराबर 1 2 3 और 13 14 दिया गया है में संबंध r इस प्रकार संबंधित है कि r बराबर x कामा y such that 3x - y बराबर 0। तो आपके पास इसको संबंध दर्शाना है। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। पहला एक्सरसाइज आप देखेंगे। अब एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन हम लोग यही देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है कि a बराबर दिया गया है 1 2 3 और डैश डैश 13 और 14, ठीक। और r बराबर आपके पास दिया गया है x कामा y सच दैट 3x - y और बराबर 0, यही दिया गया है। इसमें हमें कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, स्वतुल्य सममित संक्रामक या तुल्यता संबंध है कि नहीं। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। उसके लिए हमारे पास देखिए सबसे पहले हम यहाँ से r का मान निकालेंगे या इसका मान। तो x बराबर जब हम रखते हैं 1 तो आपके पास हो जाएगा कितना 3 × 1 - y बराबर 0 और -y बराबर -3 और y बराबर 3, ठीक। ऐसे ही हम x बराबर अगर रखते हैं 2 तो आपके पास हो जाएगा 3 × 2 और -y बराबर 0 तो y बराबर 6। x बराबर जब हम रखते हैं 3 तो 3 × 3 और -y बराबर 0 तो y बराबर हो गया कितना 9। तो और निकाल सकते हैं हम इसी की सहायता से, लेकिन हम इतना ही निकालेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा r क्या आ गया 1 कामा 3 क्योंकि x कामा y है तो x कामा y, और फिर हो गया 2 कामा 6 क्योंकि x कामा y है तो x 2 और y 6, और फिर हो जाएगा 3 कामा 9। अब इसको आप आगे बढ़ा सकते, ठीक। अब हम देखिए स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए देखिए देखते हैं तो स्वतुल्य के लिए हमारे पास क्या होगा। स्वतुल्य के लिए क्या है कि जब कभी भी कोई एक संबंध
यहाँ पर यदि हम कहें x एक संबंध रखता है a से, एक संबंध रख रहा है किससे, a से, और लेकिन एक का एक संबंध नहीं रख रहा है r से, अतः यह क्या है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं। ठीक, सममित के लिए देखिए क्या होता है, सममित के लिए, सममित के लिए क्या होता है कि अगर दो अवयव चाहिए, सममित के लिए कितने अवयव, दो अवयव, तो देखिए 1 और 3 है तो हम 1, 3 संबंध रख रहा है a से, एक भी संबंध रख रहा है 3 भी। देखिए 2 हम ले सकते थे, कब लेते, जब यहाँ पर 2 रहता तब लेते, लेकिन यहाँ पर 1 और 3 है इसलिए 1, 3 हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि 1, 3 संबंध रख रहा है किससे, r से, 1, 3 संबंध रख रहा है a से, 1, 3 तो संबंध रख रहा है r से, 1, 3 तो आपके पास रिलेशन मतलब r में है, लेकिन 3, 1 संबंध नहीं रख रहा है r से, अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं। अगला देखिए है संक्रामक। संक्रामक के लिए देखिए क्या होगा कि संक्रामक के लिए आपके पास क्या होता है कि 1, 3 और 9 लीजिए, क्योंकि 1, 3 और 9 है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1, 3, 9 संबंध रख रहा है 1 से, तो 1, 3 संबंध रख रहा है r से, 3, 9 भी संबंध रख रहा है r से, लेकिन 1, 9 संबंध नहीं रख रहा है r से, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह क्या है, संक्रामक, संक्रामक नहीं। तो हमने क्या देखा कि न तो यह स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही क्या है, संक्रामक है। तो यह था आपके पास पहला क्वेश्चन कि सममित, संक्रामक और स्वतुल्य नहीं है, तो अतः यह क्या है, तुल्यता संबंध की नहीं है। तो यह था आपका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपने देखा कि हमने कैसे क्वेश्चंस को आपके पास उपस्थित किया। हुबहू जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, उसी की जैसा हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध किया। तो आप लोग या दर्शाया है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे आगे जो वीडियो होंगे, आपके जो प्रयोग के वीडियो होंगे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए कहा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y और y बराबर x + 5 तथा x इज लेस देन 4। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है। देखिए हमने यह इसीलिए पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो समुच्चय प्राकृतिक संख्या का है वह n, और अभी देखते हैं n बराबर क्या होगा। उसके बाद r बराबर कह रहे हैं कि x, y और सच दैट y बराबर x + 5, जहां x जो है वह लेस है इससे 4 से, मतलब x का मान लेस देन 4 है, मतलब x का मान 4 से छोटा रहेगा। अच्छा, y बराबर x + 5, y बराबर x + 5, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि यह संबंध जो है वह क्या है, कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक। देखिए अब x का मान 4 से छोटा है, तो प्राकृतिक संख्या 4 से जो छोटी हो तो 1, 2 और 3 होंगी निश्चित। अब यहां से हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, जब x बराबर जब हम 1 रखेंगे यहाँ पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 5, और 1 + 5 कितना होता है, 6। तो दोबारा x बराबर जब हम 2 रखेंगे तो y बराबर 2 + 5, और y बराबर 5 और 2 कितना, 7। x बराबर जब हम 3 रखेंगे तो y बराबर 3 + 5, और 3 + 5 कितना होता है, 8। ठीक,
अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, r बराबर आपके पास हो जाएगा 1 कामा 6, 2 कामा 7 और 3 कामा 8, यही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से करते क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो मान होगा कि स्वतुल्य के स्वतुल्य के लिए क्या होता है, क्या होगा स्वतुल्य के लिए कि एक संबंध रख रहा है यन से, एक संबंध रख रहा है किससे, यन से, तो 1 कामा 1 भी संबंध रखना चाहिए आर से, लेकिन ऐसा नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं। दूसरा है सममित। सममित के लिए, सममित संबंध के लिए क्या होता है कि 1 कामा जो देखिए 1 और 6 है, तो 1 और 6 है, तो हमारे पास देखिए क्या करेंगे हम कोई भी संबंध नहीं होगा, तो हम यहाँ से 1 और 2 ले लेते हैं, 1 कामा 2। देखिए हम यहाँ से 1 कामा 6 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं है, इसलिए हम 1 कामा 2 लेंगे। 1 कामा 2 संबंध रखना है यन से, तो 1 कामा 2 भी नहीं है आर में और 2 कामा 1 भी नहीं है आर में, दोनों नहीं है। आर का मतलब यहाँ पर रिलेशन तो नहीं है, अतः यह क्या नहीं है, सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। फिर है संक्रामक। संक्रामक के लिए देखिए क्या होगा कि संक्रामक के लिए 3 अवयव चाहिए, कितने अवयव, 3, तो 1 2 और 3, हम यहाँ से लेते हैं 1 2 और 3, संबंध रख रहा है किससे, n से। यहाँ पर 1 कामा 2 भी नहीं है आर में, 2 कामा 3 भी नहीं है आर में, और न तो 1 कामा 3 है आर में, अतः यह संक्रामक भी नहीं है, अतः यह क्या नहीं है, संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं है। तो न तो यह स्वतुल्य है, न ही सम्मित है, और न ही संक्रामक, न तो स्वतुल्य है, न तो सम्मित है, और न ही संक्रामक है। तो हमने देखा क्या कि इन क्वेश्चनों में दूसरे वाले में भी न तो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक नहीं है। तो यह आपके पास क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चंस में देखिए क्या है कि तीसरे में हम देखेंगे क्या क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं तीसरा। तीसरा है कि 1 2 3 4 5 6 और r बराबर x कामा y और y भाज्य है x, परिभाषित संबंध r। देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा a बराबर आपके पास दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6 और r बराबर जो संबंध है वह क्या है, x कामा y, और सच दैट x y भाज्य है x, y भाज्य है x, y भाज्य है x, ठीक, y जो भाज्य है वह x से भाज्य है। अब हमें यहाँ से करना क्या है कि ऐसी संख्याएं हम ले कि जो y हो वह बड़ा हो और भाज्य हो जाए x से। जैसे पहला अगर संबंध लेने की बात करें तो 1 कामा 1 होगा, क्योंकि 1 से अगर 1 को भाग करेंगे तो हो जाएगा, 2 कामा 2 होगा, 3 कामा 3 भी हो जाएगा, 4 कामा 4 भी हो जाएगा, 5 कामा 5 भी हो जाएगा, और 6 कामा 6, मतलब 6 में 6 से भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से करें 1 कामा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2/1 है, 1 गुना 2, 1 कामा 3, फिर 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6, फिर आगे देखिए। अब हम अगर भाग करें तो 2 की बात करें तो 2 कामा 3 नहीं होगा, क्योंकि 2 से भाग नहीं होगा, 2 कामा 4 हो सकता है, 2 कामा 4, और
2 कामा 6, ऐसे जैसे 6 यहाँ पर है, 2 2 की आई 6 ना, क्योंकि बड़ा जो y होगा वो बड़ा होगा। आगे अगर हम 3 करें तो 3 से जो भाग होगा वो क्या होगा, 3 कामा 6, और कोई हो गया। बस इतना ही संबंध हमारे पास है। तो आइए देखते हैं कि यह रिलेशन कितना है। तो हम देखते हैं कि यह संबंध है कि नहीं। पहले सबसे पहले हम स्वतुल्य देखें, तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि कोई एक संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए एक संबंध रख रहा है a से, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 कामा 1 संबंध रख रहा है किससे, r से, और संबंध रख भी रहा है 1 कामा 1 संबंध रख रहा है किससे, r से, अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है। क्या है, अतः यह स्वतुल्य है। अगर दूसरी बात की जाए, स्वतुल्य के बाद सममित, सममित के लिए, तो सममित के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 कामा 2 संबंध रख रहा है किससे, a से, 1 कामा 2, 1 कामा 2 है और 2 कामा 1 नहीं। सममित के लिए क्या होगा, 1 कामा 2 है, तो 1 कामा 2 तो संबंध रख रहा है r से, लेकिन 2 कामा 1 संबंध नहीं रख रहा है आपसे, अतः यह सममित नहीं, सममित नहीं। यह सममित क्या है, सममित यह नहीं। ठीक, अब उसके बाद सममित नहीं है तो उसके बाद हम देखते हैं संक्रामक। क्या देखेंगे, संक्रामक देखते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या होगा, देखिए संक्रामक के लिए संख्याओं को देखेंगे कैसा है कि 1 कामा 3 और 1 कामा 2, 2 कामा 4, फिर 1 कामा 4, सही, 1 2 और 4। देखिए 1 2 या 1 3 और फिर हम कर सकते हैं 1 3 1 2 4 ले लेते हैं, 1 2 और 4 संबंध रख रहे हैं किससे, a से। ठीक, और हमारे पास क्या है, 1 कामा 2 संबंध रख रहा है किससे, r से, सही है। 2 कामा 4 भी संबंध रख रहा है किससे, r से, और लास्ट में हम देखते हैं 1 कामा 4 भी संबंध रख रहा है किससे, r से। 1 कामा 4 संबंध रख रहा है किससे, r से। तो अतः यह क्या है, संक्रामक है, यह संक्रामक है। देखिए यह सममित नहीं है लेकिन संक्रामक और स्वतुल्य है, संक्रामक और स्वतुल्य है। तो यह क्या था आपके पास क्वेश्चन, इसमें सममित नहीं था लेकिन संक्रामक और स्वतुल्य है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा क्या कि आपके पास हमने 3 क्वेश्चन देखे, तीनों क्वेश्चनों में हमने देखा क्या कि आपके पास संक्रामक, स्वतुल्य और सममित के बारे में। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चंस है वह देखेंगे आइए देख लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चंस भी। 4th नंबर क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में इसको इरेज करके आप तीसरा क्वेश्चन इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चंस क्या है। 4th नंबर जो क्वेश्चंस है वह है समस्त पूर्णांक का समुच्चय z। देखिए z दे दिया गया है, तो समस्त पूर्णांक के समुच्चय z में r बराबर x, y और सच दैट x y एक पूर्णांक है, x y एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r। देखिए यहाँ पर दे दिया है कि समस्त पूर्णांक के समुच्चय z का मतलब समस्त पूर्णांक है, समुच्चय क्या है, समुच्चय z और पूर्णांक है। ये भी बताया भी था कि z जो होगा वो आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा, इंटीजर नंबर। और r बराबर आपके पास दिया गया है कि x का y सच दैट x y एक पूर्णांक, मतलब अगर x में से हम y को घटाएं तो कोई पूर्णांक ही आए। ठीक,
देखते हैं हम यहाँ से स्वतुल्य स्वतुल्य के, ठीक है, स्वतुल्य के लिए अगर हम बात करें तो माना कि यक्स कोई एक पूर्णांक है, यक्स एक क्या पूर्णांक है, अर्थात यक्स संबंध रख रहा है जेड से, यक्स संबंध रख रहा है किससे, जेड से संबंध रख रहा है। तो यहाँ पर यदि यक्स जेड से संबंध रख रहा है तो यक्स कामा यक्स क्या हो जाएगा, संबंध रखेगा आर से। देखिए यक्स कामा यक्स का मतलब कि यक्स में से अगर हम यक्स को घटा दें तो जीरो आएगा, और जीरो आएगा तो जीरो भी ये क्या है, पूर्णांक है, तो अतः ये स्वतुल्य है। अतः यह क्या है, स्वतुल्य, स्वतुल्य है। यक्स में से अगर यक्स को घटाएंगे तो जीरो आएगा, और जीरो एक स्वतुल्य संख्या अर्थात तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो आर से संबंध रखेगा, और आर से संबंध रखेगा तो वह स्वतुल्य है। दूसरा सममित, अगर सममित के लिए बात की जाए तो सममित के लिए हम दो अवयव लेते हैं, तो माना x और y संबंध रख रहा है किससे, z से, और यदि x में से y गया मतलब x का y संबंध रखेगा किससे, r से। जब x में से y गया तो x में x y हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा इधर से, जब y का x होगा, y का x भी संबंध रखेगा किससे, r से। अर्थात जब हम x में से y को घटाएंगे तब भी कोई पूर्णांक आएगा, मान लीजिए पॉजिटिव है, y में से x को घटा दिए तो मान लीजिए नेगेटिव आया। तो यहाँ से दोनों तरफ संख्याएं जो प्राप्त हो रही है, दोनों पूर्णांक प्राप्त हो रही है, अतः यह क्या हो जाएगा, सममित है। अतः यह क्या है, यह सममित है, सममित। उसके बाद अगर हम संक्रामक की बात करें तो संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक के लिए देखिए x y और z तो पहले से ही है, तो हम x y और s ले लेते हैं, संबंध रख रहा है किससे, z से। और अगर यह z से संबंध रख रहा है, जैसे मान लीजिए x माइनस y एक पूर्णांक है, तो x का y संबंध रखेगा r से। अगर y माइनस यस है, y माइनस यस एक पूर्णांक है, तो y का यस संबंध रखना है किससे, r से। और जब यह दोनों पूर्णांक है तो हम यह भी कह सकते हैं कि x माइनस यस भी एक पूर्णांक है, और वहां पर हो जाएगा x का यस संबंध रखेगा किससे, r से। अतः यह संक्रामक है, अतः यह क्या है, संक्रामक है। तो यह तीनों संबंध है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो यह था आपके पास क्या कि पहले के जो चारों क्वेश्चन थे, आपके चारों क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया और आपके सामने उपस्थित किया। यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।